नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को परिलक्षित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। इन सब की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि आज की इस बैठक में कई नियमों में संशोधन किया गया है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इन सब की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज कुल 17 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार मुख्य वन जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है। तो इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 एजेंडा थे, जिसमें से चर्चा करने के बाद 2 एजेंडा जैसे थे जिसमें छोटी मोटी कमी पाई गई, तो उसको अगली मीटिंग के लिए रेफर किया है। 15 के ऊपर चर्चा करके उनको पास किया है। मुख्य रूप से उसमें जो आपको बताने लायक बातें हैं, उसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एजेंडा था, जिसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट रहती है। उसमें यह था कि पहले डायरेक्ट IFS भी लग सकते थे और नीचे से HFS को प्रमोट करके भी लाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां से ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो परिवर्तन किया, हमने यहाँ परिवर्तन उसका कर लिया है कि अब पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट IFS ही उसमें लग सकेगा। ये एक विषय जो कुछ नेचर लवर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक ग्रामीण परिवारों के लिए पानी के बिल को माफ किया गया। दरअसल 375 करोड़ रुपए का बकाया माफ किया गया है, ताकि ग्रामीण वासियों को राहत मिल सके। ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के जो पानी के बिल थे, वर्षों से पेंडिंग थे, डिफॉल्ट अमाउंट काफी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियां बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपए महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियां ले ली, पानी के बिल मुझे लगता कभी इश्यू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए। जब ज्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं। हमें भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपए महीना, और जो अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं, उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपए महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुजाति परिवार का 240 रुपए और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपए ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल
335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ किया गया है, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। कि बहुत सी देशों में जमीन बहुत है, उनके किसान और उनकी आबादी कम है। किसान भी जितनी टेक्निक हम यहाँ हरियाणा में जिस टेक्निक से लोगों को खेती करना सिखा रहे हैं, और जितना हरियाणा किसान मेहनती भी है, तो मेहनत करके, क्योंकि यहाँ लैंडलॉक स्टेट होने के नाते से जमीन बहुत कम है और जमीन जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, डेवलपमेंट के कारण से कम भी होती जा रही है। तो इसलिए जमीन हमें जहां भी कहीं उपलब्ध होती है किसानों को वहां पहुंचते हैं। अभी पिछले 3-4 साल पहले मध्य प्रदेश में काफी जिलों के अंदर जमीन जो है सस्ती भी मिलती थी और वहां खाली पड़ी थी। डेवलपमेंट करने के लिए किसान यहाँ से गए कर रहे हैं। अब अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ जमीन बहुत खाली है और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे, मेरी उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख हेक्टेयर जितनी जमीन चाहिए हमसे आप MOU करें। अभी वर्बल बात हुई है, लेकिन एक फॉर्मल MOU उनसे हम करेंगे और फॉर्मल MOU करने के बाद फिर हम किसानों को इन्वाइट करेंगे कि जो वहाँ जाना चाहते हैं उनको कुछ सहायता भी करनी होगी, हम सहायता भी करेंगे ताकि जाकर के इक्का दुक्का नहीं समूह में जाए, ज्यादा अच्छा रहता, ताकि समूह के नाते से उनकी सुरक्षा, उनकी बाकी सारी चीजें, फिर दूसरे देश में जाकर के इतना आसान भी नहीं होता करना, लेकिन हम ट्रेनिंग भी देंगे, सहायता भी करेंगे। अगर जाकर करना चाहेंगे तो भेजेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इको टूरिज्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में इको टूरिज्म की विकास नीति को भी मंजूरी मिली। हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से, चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहां टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। खास करके उसमें जैसे स्कूल एजुकेशन के टूर्स हैं या ट्रैकिंग है या अन्य जितने भी नेचुरल होम स्टे पॉलिसी है, नेचर कैंप्स हैं, इको फ्रेंडली इको अकोमोडेशन है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हर्बल इको टूरिज्म है, मेडिकल हेल्थ एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस कल्चरल इको टूरिज्म है, विजिटर्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कंजर्वेशन एजुकेशन, ऐसी जो फैसिलिटीज हैं ये सब उसमें फॉरेस्ट की ओर से भी लागू होंगी ताकि हरियाणा के अंदर इसको ठीक से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने को मंजूरी मिली थी, जिसको राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए करने का काम किया है। ग्रामीण चौकीदार इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपए से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपए की बजाय 4,000 रुपए पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3,500 रुपया उनको ई-रूपी का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गांव में कोई डेथ होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको उन्हें 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त
2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्य रूप से ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में कुल 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसी तर्ज पर कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 है, और जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति ऐसी जो डिजीज है उसमें दर्ज है, वो उन सबको भी परिवार की आय जिसकी 3 लाख रुपया इससे कम है उनको उसी रेट पर, जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट होता है 3000 रुपया पर महीना, ये उनको दी जाएगी। एक विशेष अंतर इसमें यह है कि सामान्यतः जो बाकी वर्गों को 3000 रुपये महीने की जो पेंशन मिलती है उसमें अन्य कोई पेंशन अगर ले रहा है इन 3000 से ज्यादा तो उसको 3000 रुपये नहीं मिलती, और 3000 से कम किसी को मिलती है तो डिफरेंस बिटवीन 3000 एंड द पेंशन ही इज गेटिंग, वो डिफरेंस उसको दिया जाता है। लेकिन इस केस में ये जो बीमारियां हैं इसमें पहले भी अगर कोई किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले वाली पेंशन के इन एडिशन टू दैट उसके अतिरिक्त ये 3000 रुपये महीना ये पेंशन को दी जाएगी। लगभग ऐसे 1000 व्यक्ति हैं पीड़ित हैं जो इन दुर्लभ बीमारियों से, इन सबको प्रति माह 27 लाख रुपया अर्थात वार्षिक 3 करोड़ 30 लाख रुपया इसका अनुमानित जो है व्यय इस पर होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 1 साल का बिल अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 20 रुपए महीना और सामान्य वर्ग के लिए 40 रुपए महीना की दर से लिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची ब्लॉक ए में 6 जातियां अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी या थोरी को हटाया गया। क्रम संख्या 31 पर जंगम जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया है। ये सूची जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति इसके अंदर एक संशोधन है। कुछ वर्ष पहले 7 जातियां अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए हमने लिखा था, जिसमें से 6 जातियों को अनुसूचित जाति के अंदर जोड़ दिया गया था। अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी और थोरी, ये 6 जो है जोड़ दी गई थी एससी में। संयोग से कुछ परिवर्तन जो करने चाहिए वो नहीं हो पाए थे, तो ये 6 जातियां यहाँ एससी में ऑटोमेटिकली, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर दिया था, जुड़ी गई। लेकिन जो 7 जातियां बीसी में भी चलती रही। 7वीं जाति है उसमें रायसिक, तो 7 बीसी में भी चलती रही, 6 एससी में भी आ गई। अब जो सर्टिफिकेट देते थे अधिकारी, कहीं तो एससी का दे रहे थे इन 6 जातियों का, कहीं बीसी को दे रहे थे। तो जब ध्यान में आई थी तब उसमें से अब 7 जातियों को बीसी में से अब एक ही जाति रह गई वहां रायसिक, बाकी 6 निकाल दी गई, और वो 6 जो है अब एससी जाति में पहले से जुड़ गई हैं, वो जुड़ी हुई है। तो ये जो डबलिंग थी, डबल एंट्री, उसको समाप्त करके अब बीसी में 1 जाति, एससी में 6 जातियां, ऐसा उसको स्पष्टीकरण किया गया है। एक दूसरा उसके अंदर निर्णय ये है कि एक स्थान के ऊपर कुछ जो जंगम जाति है उसमें भी उसमें यानी योगी, जंगम और एक शब्द लिखा हुआ था जंगम जोगी, मिला करके जंगम डैश जोगी। अब जोगी जो कि अलग से भी इसमें आया हुआ है और एक जगह जंगम जोगी दोनों लिखा हुआ है, तो जंगम समाज ने कहा कि हमारा केवल जंगम है, जोगी नहीं है। तो उसमें इतना ही परिवर्तन किया है कि वहां जंगम जोगी जहां इकट्ठा लिखा था वहां जोगी हटा के केवल जंगम कर दिया, और जोगी अलग से वहां पहले से लिखा हुआ ही है। तो एक टेक्निकल सी एरर है, इसको ठीक किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 60% कार्यक्रम हो चुके हैं, 40% कार्यक्रम बाकी है।
और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। इस यात्रा से प्रदेशवासियों को योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है और लोग इस यात्रा से उत्साहित भी हो रहे हैं। ऐसे हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कल भी एक स्टेटमेंट देखी कि लगभग 60% हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, 40% अभी बाकी हैं। 25 जनवरी तक ये चलेंगे। अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सब कार्यक्रम पूरे कर रहे हैं और जैसे ही ग्रामीण कंप्लीट हो जाएंगे फिर वहाँ के जो रथ हैं उनको शहरी क्षेत्रों में भेज करके शहर के भी पूरे कराएंगे और बहुत आसानी से हम 25 जनवरी के सारे कार्यक्रम कर लेंगे। बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स है। ऑन एवरेज 500 से लेके 800 तक अलग अलग जिलों में लोग आ रहे हैं और जहां 800 का मतलब है कहीं वहां 1200-1500 भी होते तो कहीं 200-300 रह जाते हैं। एवरेज का जो है वो 800-900 तक भी पहुंच गया। अच्छे कार्यक्रम, बल्कि हरियाणा जो है इसमें सारे देश में, क्योंकि डाटा सारे देश का मिलता है, हरियाणा एट द टॉप ऑफ द हो जाएगा। उसमें जो भी शिकायतें या डिमांड जो आती हैं उसको हम पोर्टल पर डालते हैं। कल डेट तक कोई 56,000 ऐसी डिमांड्स और वो जो हमारी शिकायतें हैं वो डल चुकी हैं और उसके अंदर रेगुलर काम चल रहा है उसमें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर बैठक कर प्रदेश के हित में अहम फैसले लेते रहते, जिससे प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सोच है कि गरीब जरूरतमंदों का विकास हो सके और प्रदेश हर क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं आज महान समाज सुधारक और प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों को प्रखर विरोध करने वाली महान समाज सुधारक एवं प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आपके द्वारा नारी शिक्षा और सशक्तिकरण के साथ साथ समाज सुधार के लिए किए गए कार्य हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा राज्य परिवहन डिजिटल रोडवेज बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यहां पर शुरू की गई है। टिकट का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। कैशलेस सुविधा को यहां पर बढ़ावा मिल रहा है। मनोहर सरकार में कई बड़ी उपलब्धि, नई पहल की शुरुआत। रोडवेज, बस एवं मेट्रो में भी यहां पर उपयोगी है ये कार्ड। आपको बता दें कि यहां पर देश भर में स्वीकार्य होगा ये कार्ड। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहां पर लिंक भी दिया गया है, इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल हरियाणा, डिजिटल रोडवेज में सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी खुशहाल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री की इस पहल से प्रदेश के गरीब जरूरतमंद लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो पा रहे हैं। आए दिन मुख्यमंत्री नई पहल की यहां पर शुरुआत करते हैं। इसी कड़ी में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यहां पर शुरू की गई है। रोडवेज, बस एवं मेट्रो में भी ये उपयोगी है कार्ड। आपको बता दें कि यहां पर लिंक भी दिया गया है, इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड को देश भर में आप उपयोग कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है। और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा की आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई। और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है।
21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल खोले हैं और 4,000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1,074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल के विजेता में क्या कुछ। बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, रेवाड़ी। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं परवीन रेडू जिनसे। परवीन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है पार्थ गुप्ता, जो कि सिरसा से उपायुक्त के पद पर काबिज है। सुनिए। सिरसा जिले में जो है अपने यहाँ किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को जो है बाजरे, मिलेट्स और बाकी जो क्रॉप्स हैं, जो ड्रॉट प्रूफ क्रॉप्स हैं, उनके बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है और एक प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान साथी है वो इन क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो। इसमें एक तो जो मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत भी जो किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरा इसकी MSP के दौरान भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तीसरा जो प्रोडक्टिविटी है वो, क्योंकि ये सूखे क्षेत्र का क्रॉप है और बाकी जो अपने ऐसे क्रॉप्स है वो सूखे क्षेत्रों में अच्छी कम लागत के साथ वो ज़्यादा जो है फ़ायदा दे सकते हैं। तो आज ये एक प्रयास है हमारे ज़िले में कि किसान साथियों को जागरूक करें ताकि वो इन क्रॉप्स के प्रति भी जो है अपना रुझान दिखाएं। देखिए, कहीं ना कहीं जब एक साथी किसान साथी आते हैं, वो अपने सामने कुछ चीज़ देखते हैं, कोई टेक्नोलॉजी होती है, जैसे यहाँ पे CRM की भी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन पे है, जो साथी उनको यूज़ कर प्रयोग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आइडिया लगता है, एक जो है मन में विचार कहीं ना कहीं जाता है और आगे अगर वो पाते हैं कि इसमें सही में जो बेनिफिट उनको दिख रहा है, उनके आसपास के साथी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अपने आप ही जो वो लोग हैं उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हर खेत स्वस्थ खेत का मोबाइल ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी देना, बी, कृषि ऋण की जानकारी देना, सी, मिट्टी की जानकारी देना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।